हेलो डियर बैंकर्स। अब आ गए हैं हम एग्जाम के नजदीक, यानी CAIIB एग्जाम की बारी है और पेपर स्टार्ट हो रहा है 31 मई से। और 31 मई को जो पहला पेपर होगा वो होगा ABM एडवांस बैंक मैनेजमेंट। हमारे पास लगभग 15 दिन बचे हैं और इन 15 दिनों में हम कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनाएं जिससे कि हम अपने एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर लें। तो इस स्ट्रेटजी में क्या क्या होना चाहिए, उन्हीं चीजों पर आज का हमारा डिस्कशन होगा। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आप आसानी से पहले अटेम्प्ट में ही 60+ मार्क्स ले आए। तो आसानी से कैसे हम कवर करेंगे अपने टॉपिक्स को, अपने सिलेबस को। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सर और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल JAIB CAIB बाय अरविंद सर। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले स्ट्रेटजी को डिस्कस करते हैं। और हमारी स्ट्रेटजी क्या कहती है कि CAIB ABM एग्जाम परफेक्ट 15 डेज स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो CAIIB एग्जाम में हमें टोटल 4 कंपलसरी पेपर्स को कवर करना है प्लस एक इलेक्टिव पेपर को। जैसा कि हमें पता है कि हमारा पहला पेपर 31 मई को होगा जिसका नाम है ABM, यानी 31 मई से CAIIB का महासंग्राम स्टार्ट हो जाएगा। सिलेबस डाइवर्सिफाइड है, बहुत बड़ा है। कैसे हम आसान तरीके से कवर कर सकते हैं चुटकियों में अपने सिलेबस को। तो एडवांस बैंक मैनेजमेंट की बात करें, सेकंड पेपर BFM, ये भी आपके लिए न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। ABFM आपका न्यूमेरिकल थ्योरी बेस्ड होगा और बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ BRBL थ्योरी बेस्ड पेपर होगा। तो आज की जो हमारी स्ट्रेटजी वो ABM के ऊपर है। और इलेक्टिव पेपर की अगर हम बात करें तो हमें 5 ऑप्शन है: ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रूरल बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट। चलिए, तो की पॉइंट टू फॉलो। सबसे पहले हम जब अपनी तैयारी कर रहे होंगे हमें किन चीजों पे ध्यान देना है। स्ट्रेटजी आप बनाइए, आप सिलेक्टेड पढ़िए, बट आप अपने एग्जाम पैटर्न को जरूर देख लीजिए और अपना सिलेबस बहुत जरूरी है, जरूर देखिए। क्योंकि अगर आप सिलेबस नहीं देखेंगे तो आप इंपॉर्टेंट यूनिट, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, कौन से टॉपिक जरूरी है उनको कैसे समझेंगे, है ना। फिर आता है गुड स्टडी रिसोर्स। आपके स्टडी रिसोर्स ऐसे होने चाहिए जो आप 15 दिन के लिए कंसाइज हो बट वो कंप्लीट हो, है ना। छोटे तो हो बट वो कंप्लीट हो। आपका अगर कोई न्यूमेरिकल का प्रकार है तो वो हुआ हो वहां पे, अगर कोई थ्योरी है तो वो वहां पे हुई हो। तो आपको चूज करना है कि आपका एक गुड स्टडी रिसोर्स या स्टडी मटेरियल हो जिससे आप अपने सिलेबस को टारगेट करके कवर कर लें। स्टडी प्लान चाहिए, ठीक, कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन चाहिए, मिस नहीं कर सकते, प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट चाहिए। ये आपकी स्ट्रेटजी को परिपूर्ण या कंप्लीट बनाते हैं जब आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के बात करते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रख के आज की हमारी पूरी बात होगी। सबसे पहले अगर हम मॉड्यूल वाइज बात करें तो टोटल हमें 32 यूनिट्स का सामना ABM एडवांस बैंक मैनेजमेंट के सिलेबस में करना होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मॉड्यूल A की बात करेंगे। मॉड्यूल A में टोटल 9 यूनिट्स हैं और यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। मॉड्यूल B की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सिर्फ 7 यूनिट हैं बट लंबी यूनिट है और यहां पे सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मॉड्यूल C की बात करें, क्रेडिट मैनेजमेंट, टोटल 9 यूनिट है और यहां पे भी आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। यहां पे जो न्यूमेरिकल है, जैसे आपने टर्नओवर मेथड पढ़ा होगा, टर्नओवर मेथड, आपने टंडन मेथड पढ़े होंगे, टंडन मेथड आपको कवर करना है। साथ ही साथ ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल, ये 3 बेस्ड, ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल, ये 3 टॉपिक से न्यूमेरिकल मॉड्यूल C में बनते हैं। फिर मॉड्यूल D एक नया पूरा 2023 में जब सिलेबस रिवाइज हुआ है तो एक नए मॉड्यूल को इकोनॉमिक्स की जगह पे ऐड किया गया, वो है कंप्लायंस। और कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज बैंक के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कंप्लायंस को लेके चलना। तो यहां से सिर्फ 7 यूनिट हैं और टोटल आपकी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अगर आप ध्यान से, अब कैसे हमें कवर करना है देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें, कोई भी पेपर जब बनता है तो चारों मॉड्यूल का एक इक्वल वेटेज होना चाहिए। नियम तो यही कहता है कि 4 मॉड्यूल है, चारों की इक्वल वेटेज 25-25-25% क्वेश्चन आने चाहिए। बट अभी रीसेंट जो ट्रेंड देखा गया है वहां पे ये देखा गया है कि IIBF ने जो क्वेश्चंस की का जो रेशियो है वो मॉड्यूल B और मॉड्यूल D से ज्यादा रखा हुआ है, यानी 35 से 40%, 35 एटलीस्ट मान लो, यहां पे 35
और 35% क्वेश्चन यहां से। मॉड्यूल बी का मान लो 40% सिलेबस और यहां पे मान लो 30% सिलेबस, तो 70% या हम कह सकते हैं 60% पेपर आपका, या हम कह सकते हैं 30% भी अगर हम मान लें, 30% भी मान लें। वैसे 35 से कम तो क्वेश्चन नहीं आते हैं, 35 तो कम से कम क्वेश्चन 35% और 30% मॉड्यूल बी और डी का कवर करता है, तो कहीं ना कहीं दूसरे मॉड्यूल का जो रेशियो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और जब कम हो जाएगा तो अब हमारा इंपॉर्टेंस मॉड्यूल बी और डी की तरफ ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो बी और डी को आप मिस नहीं कर सकते, आप बी और डी को मिस नहीं कर सकते। तो आपको मॉड्यूल बी पूरा थ्योरी बेस है, मॉड्यूल बी प्लस डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा स्कोर देगा। अब इसके साथ ए और सी भी आपको कवर करना है, और मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको आपको कवर करना है। ठीक है, चलिए तो मॉड्यूल ए की इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1 स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल ए है। हमें डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स को कवर करना है, हमें इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करनी है, हमें डेटा कलेक्शन और क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन। तो डेटा कलेक्शन को आप छोड़ सकते हो, ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ये दो चीजें आप बहुत ध्यान से रखिएगा। साथ ही साथ यहां पे आ जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, एक्चुअली ये यूनिट वाइज नाम लिखा है, बस मैं आपको इसलिए बता दे रहा कि चूंकि यहां पे नाम लिखा है तो इसको आप कवर कर सकते हैं। सैंपलिंग टेक्निक्स पूरा इंपॉर्टेंट है। सैंपलिंग टेक्निक्स में आपको रैंडम सैंपलिंग टेक्निक्स को पढ़ना है, इनके प्रकार पढ़ना है। ठीक है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना है ना, और साथ ही साथ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ स्टैंडर्ड एरर बेस्ड क्वेश्चन जो आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, जो न्यूमेरिकल पढ़ाए हैं वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो आपकी यूनिट नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो गई। यूनिट नंबर 1 में सिर्फ 3 टॉपिक, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन दूसरा टॉपिक, और तीसरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन छोटे छोटे हैं वो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डन है। सैंपलिंग इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, जहां पर आपको अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मोड, मीडियन, क्वार्टाइल ये आपको पढ़ना है। ठीक, फिर आपकी चौथी यूनिट कोरिलेशन एंड रिग्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम सीरीज आपका रिग्रेशन बेस्ड ही है तो आप देख सकते हैं। फिर आपकी जो इंपॉर्टेंट यूनिट आती है वो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान से देखिएगा। एस्टिमेशन आपकी इंपॉर्टेंट है, बस यहां से आपको पढ़ना है पॉइंट एस्टिमेशन से आपको कवर करना है। पॉइंट एस्टिमेशन क्या कवर करना है? पॉइंट एस्टिमेशन का क्वेश्चन और इंटरवल एस्टिमेशन कवर कर लीजिएगा बस। ठीक, लीनियर प्रोग्रामिंग अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, सिमुलेशन अगर आप चाहो तो पढ़ लो, ये ऑप्शनल मैं आपको देता हूं। लेकिन अगर हम आपसे बात करें तो आपके लिए ये 5 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6 और 7, तो 6 यूनिट ये आपको कवर करनी है। ठीक है, मॉड्यूल ए में ध्यान से। ठीक है, इसके बाद अब देखो 6 यूनिट करनी। मॉड्यूल बी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन अगर जैसे जो अंडरलाइन यूनिट्स हैं ये अगर आपकी 100% तैयारी करनी तो यहां पे 60% समय दो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे ह्यूमन इंप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। आपको इस सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से, और आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से। ठीक, यानी आपको यहां पे जो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है 11, 12, 14, 15, 11, 12, 14, 15। These units are very important। ठीक है, और इससे कम अगर आपको ध्यान देना है तो 10 और 13 को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि थ्योरी बेस्ड है तो आप देख सकते हैं। ठीक है,
डन है। HRM अगर आपको कंफ्यूजन कर रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है, तो आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा HRMS क्या होता है, HRIS क्या होता है, इसके अलावा ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट्स मैंने लिख दी हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर मॉड्यूल सी की बात करें तो पहली यूनिट ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। दूसरी यूनिट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 22 क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीस्ट्रक्चरिंग, रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स आप इसको देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि यहां से आपको CIRP, PIRP इनसे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। PIRP है, ठीक है, डन है। तो आप देख सकते हैं। अब न्यूमेरिकल का पार्ट आपको वर्किंग कैपिटल फाइनेंस और टर्म लोन से देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको नायक मेथड यानी टर्नओवर मेथड, आसान है, टर्नओवर मेथड मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा भी। और अगर आप देखना चाहो तो मैंने ये क्वेश्चन आपको कराए हैं, कहां पर? आप YouTube पे जाएंगे तो PPB के एग्जाम में भी मैंने ये क्वेश्चंस कराए, तो आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आप नायक मेथड आप पढ़ सकते हैं, जिसे टर्नओवर मेथड कहते हैं। आपको टंडन मेथड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टंडन मेथड भी आप देख लीजिएगा। टंडन मेथड में सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड मेथड का न्यूमेरिकल आपको देखना है, और ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है इनको भी आपको पढ़ लेना है। तो अगर आप सिलेक्टेड सिलेबस को भी अगर पढ़ेंगे तो 15 दिन में आसानी से कवर कर सकते हैं, और कवर करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। फिर आता है मॉड्यूल डी, कंप्लायंस, वेरी इंपॉर्टेंट। बी के बाद डी जो मॉड्यूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, यहां पे सिर्फ आपको पढ़ना है, यहां पे कोई अलग से कोई स्ट्रेटजी यूज नहीं होती, कोई वो नहीं। जो RBI ने कंप्लायंसेस बनाए हैं वही यहां पे लिखे हैं, वही कवर करने हैं। तो यूनिट नंबर 26 इंपॉर्टेंट है, 27 इंपॉर्टेंट है, और 28 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद GRC फ्रेमवर्क से क्वेश्चन आता है, और कंप्लायंस फंक्शन से क्वेश्चन आता है। फ्रॉड एंड विजिलेंस आप ओवरव्यू देख लेना, यानी यहां पे 26, 27, 28, 30 और 31 ये यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको अब इसमें घबराना नहीं है। इसके ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियोस लाऊंगा। मॉड्यूल ए में कौन कौन सी यूनिट में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, मॉड्यूल बी में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, मॉड्यूल सी में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, मॉड्यूल ई में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होगी। अब प्रोटाइज मॉड्यूल बी एंड डी, आपका जो 60% पेपर है, याद रखिएगा, जो आपका 60% पेपर है, 60 से 65% पेपर है, वो आपका मॉड्यूल बी और डी कवर करेगा। तो इसको आप छोड़िएगा नहीं, यानी आपको मॉड्यूल बी और डी तो छोड़ना ही नहीं है किसी कीमत पे। वंस यू हैव फिनिश्ड मॉड्यूल बी एंड डी, तब आप जाएंगे ए और सी की तरफ। ए और सी में जो मैंने सिलेक्टेड पॉइंट्स बताए हैं, जो सिलेक्टेड यूनिट्स बताई हैं, उनको आपको फॉलो करना है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल बेस्ड है, और ये पूरी थ्योरी बेस्ड पेपर आपको देगा, ठीक है दोस्तों। अब हम कैसे 15 दिन में अपने एग्जाम को टारगेट करेंगे? तो यहां पे 4 मॉड्यूल को मैंने 4 दिन दिया है, बहुत ज्यादा समय दे दिया है आपको। मॉड्यूल ए के लिए 1 से 4 दिन मैंने दिए हैं, और इंपॉर्टेंट यूनिट 1, 2, 3, 4, 6, ठीक है। यहां पे 7 नंबर और लिख लीजिए, 7 नंबर और लिख लीजिए इंपॉर्टेंट। तो ये यूनिट्स आपको 4 दिन में कवर करनी है, चाहे जितने क्वेश्चन हो 4 दिन में आराम से आप कवर कर लोगे, ठीक है। फिर आता है मॉड्यूल बी। मॉड्यूल बी के लिए भी 4 दिन रखा है मैंने, और मैंने क्या बताया कि 10, 11, 12, 14, 15 सिर्फ ये 5 यूनिट अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। कॉपी पेन लेके पढ़िएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले उसको लिखते जाइएगा। वैसे मैं मॉड्यूल बी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा यूनिट वाइज, ठीक है। फिर मॉड्यूल सी के लिए भी मैंने 1 से 4 दिन दिया है। 17, 18, 22, 23, 24, 25 ये यूनिट आपकी इंपॉर्टेंट होंगी। और मॉड्यूल डी में भी आपको मैंने 1 से 4 दिन दिया है, जहां पे 26, 27, 28, 30, 31 ये 5 यूनिट ही इंपॉर्टेंट होंगी। अब इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं यूट्यूब पर आपके सामने सेशन लेके आऊंगा और आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये स्ट्रेटजी होगी। अब आपको MCQs यूनिट वाइज कवर करनी है, यानी जो मैंने आपको यूनिट लिखी है, ये जो यूनिट लिखी है ध्यान से देखिए, इनके MCQs और न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। इनके MCQs और न्यूमेरिकल, यहां पे MCQs प्लस न्यूमेरिकल सॉल्व करना, यहां पे भी MCQ
एंड न्यूमेरिकल यूज करना है। बस यहां पे एमसीक्यू आपको कवर कर लेंगे, आप यहां पे भी एमसीक्यूज कवर कर लेंगे, बट मेरे हिसाब से तो थ्योरी पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा एग्जाम के पहले, जहां से आपको प्रैक्टिस होगी कि कैसा पेपर हमसे पूछा गया है, और कंप्लीट मॉक टेस्ट आपको हर एक पेपर के साथ 10-10 मॉक टेस्ट दिए गए हैं। तो एबीएम के भी 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं डेली। अब आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, जब लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हैं तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आप टॉपिक पढ़ते जाएं, जो यूनिट पढ़ते जाएं, मॉक टेस्ट में उन क्वेश्चंस को करते जाइए, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी स्ट्रेटजी है। वैसे कंप्लीट स्ट्रेटजी तो यही कहती है कि कवर ऑल मॉड्यूल वाइज, मॉड्यूल्स यूनिट वाइज। तो यूनिट वाइज मैंने आपको इंपॉर्टेंट यूनिट्स बता दी हैं, उन इंपॉर्टेंट यूनिट्स को आप थ्योरी भी कवर कर लीजिए और उनके एमसीक्यूज भी कवर कर लीजिए, ठीक है। तो ये 2 पार्ट हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास मैं आपको कराऊंगा, तो यहां पे आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। और मैराथन सेशन लेके आऊंगा, तो मैराथन में मैं आपको लंबी लंबी क्लासेस कराऊंगा, जिससे कि मॉक टेस्ट जैसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। डन है नाउ। तो ये थी एक सिंपल एक स्ट्रेटजी, जहां पर हमें सिलेक्टेड टॉपिक, सिलेक्टेड टाइम, कैसे टाइम को डिवाइड करना है। 2 से 3 घंटा डेली हमें 1 से 1.5 घंटा आपको देना है। आप देते जाइए, कवर करते जाइए और आसानी से पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आपके लिए हम उपलब्ध हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल है JAIB CAIB बाय अरविंद सर। आप जुड़ सकते हैं और अपने डाउट हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट में। थैंक यू ऑल।